नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसको देखते हुए हम शुरू किए हैं मनोविज्ञान को एक टॉपिक वाइज पढ़ाना। तो सीटेट हो, चाहे आगामी यूपी टेट हो, चाहे होने वाला आगे सुपर टेट हो, या फिर बिहार में हो रहा बिहार टेट, अगर आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो CDP की क्लास यानी मनोविज्ञान की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम मनोविज्ञान के एक छोटे से बिंदु, उसके अर्थ से लेकर संपूर्ण मनोविज्ञान को अंत तक पढ़ेंगे। ये क्लास डेली आपको 10 बजे मिल जाएगी। अभी तक हमने 2 क्लास पढ़ लिया है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। हमने एक तरफ से पढ़ाना शुरू किया है। हमने शुरू किया था शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान में हमने शिक्षा को देख लिया, शिक्षा का सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ क्या होता है। फिर हमने देखा था एजुकेशन शब्द कहाँ से आया था, उसकी परिभाषाएं देखी थी। आगे हमने देखा था मनोविज्ञान की कितनी अवधारणाएं हैं, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कैसे हो गया। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में मनोविज्ञान कैसे चेतना का विज्ञान हुआ, फिर कैसे व्यवहारवाद आया मनोविज्ञान में। धीरे धीरे हमने सब कुछ पढ़ते हुए, मनोविज्ञान की प्रकृति वगैरह सब कुछ पढ़ते हुए कल इन सबको हमने टॉपिक को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अधिगमकर्ता का विकास। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल परीक्षा रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि डेली जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। CDP के साथ साथ आगे हम सभी विषयों को पढ़ाएंगे। जल्दी ही हम सीटेट के 2022 में जो प्रीवियस ईयर भी हुआ है ऑनलाइन, सभी को सॉल्व कराने वाले हैं। सभी विषयों को सॉल्व कराएंगे। आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सभी का हल मिल जाएगा। तो आइए इस क्लास को देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अधिगमकर्ता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। जो अधिगमकर्ता होते हैं, यानी कोई बच्चा होता है, जन्म से ही वह कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है, और जब तक वो जीवित रहता है अपने जीवन पर्यंत तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास में शामिल होता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि कहते हैं जो हमारे शरीर के भार में, शरीर के आकार में ये जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे बालक का जन्म होता है तो 24 इंच 25 इंच तक होता है। आगे चलकर वही बालक जो है 5 फुट 6 फुट का हो जाता है। जो बालक 2 से 3 किलो वजन जन्म समय उसका भार होता है, प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते वो 60 किलो 70 किलो तक हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं अभिवृद्धि। यानी कि शरीर के भार में जो वृद्धि होती है, शरीर के अंगों का विकास होता है, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि के संबंध में फ्रैंक नामक मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी है कि कोश की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। यानी हमें शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का गुणात्मक विभाजन होता है, जैसे एक कोशिका से 4 कोशिका बनी, फिर 4 से 16 बनी, 16 से 64 बनी, तो यही जो गुणात्मक वृद्धि होती है कोशिकाओं में, उसे ही वृद्धि कहा जाता है। उसी कोशिकाओं के गुणात्मक वृद्धि से हमारे शरीर के सभी अंगों में वृद्धि होती है। उसके बाद बात आती है विकास की। विकास के अंदर व्यक्ति के वे सभी पहलू शामिल हो जाते हैं, चाहे उसके शरीर की वृद्धि हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण होते हैं उन सभी का विकास जो होता है वो होता है विकास। विकास एक वृहद टॉपिक है जिसके अंदर बालक के यानी व्यक्ति का सभी पहलू शामिल हो जाता है। इसके संबंध में केवल ये हर्लॉक की जो परिभाषा है यही सब कुछ है कि विकास क्या होता है। जैसे विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यह परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के अंदर नई नई विशेषताएं प्रकट होती हैं। यानी हर्लॉक ने बहुत ही संक्षिप्त में समझा दिया है कि विकास क्या होता है। इन्होंने बताया कि विकास का संबंध केवल वृद्धि तक सीमित नहीं होता है कि किसी के शरीर में वृद्धि हो रही है तो उसका विकास हो रहा है, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। विकास का मतलब होता है कि एक मैच्योर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर उसके शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसके मन की वृद्धि होती है, उसके संवेगात्मक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है। इन सब से मिलकर एक मैच्योर व्यक्ति बनता है, जिसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन जो है प्रगतिशील क्रम में होते हैं। यानी कि लगातार उसके अंदर कोई न कोई इम्प्रूवमेंट होता रहता है, वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप नई नई विशेषताएं प्रकट होती हैं। व्यक्ति के अंदर हर अवस्था में एक नई नई विशेषताएं होती हैं। जैसे शैशवावस्था में बालक है तो उसका सब कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होता है,
समय के साथ बदलता रहता है। बाल्यावस्था में बालक की रुचियाँ सब कुछ अलग अलग तरीके से होती हैं, वो भी बदलती रहती हैं। फिर किशोरावस्था आता है, नई नई विशेषताएं प्रकट होती हैं, शारीरिक विकास में दाढ़ी मूंछें आ जाती हैं। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके सोचने के ढंग में तर्क करना, चिंतन करना, इन सब में विकास होता है और उसके सामाजिक विकास होता है। तो ये सभी जो है उसके विकास से संबंधित होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि अवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछ चुका है और ये केवल इतना ही दे देता है कि अवृद्धि और विकास एक दूसरे के, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देता है, उसके बाद देता है होते हैं। ऑप्शन आपको कई तरीके से देता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है, ऐसे कैसे ऑप्शन दे देता है। लेकिन वहाँ पे जो होता है अवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास होगा तो उसमें वृद्धि शामिल होगी, वृद्धि होगी तो विकास भी होगा, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आगे देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि जो होती है वो हमेशा मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि आज जो कोई व्यक्ति 5 किलो का है, कोई बालक 5 किलो का है, आगे चलकर वो 10 किलो का हो गया। फिर कोई बालक 10 किलो का है, वो आगे चलकर 20 किलो का हो गया। कोई 30 किलो का आदमी जाके 60 किलो का हो गया। तो ये जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है। और वृद्धि की ये भी विशेषता है कि यह निश्चित समय तक होती है, यानी शैशवावस्था से शुरू होने वाली वृद्धि किशोरावस्था तक शरीर का विकास करती है। प्रौढ़ावस्था में जाकर शरीर में स्थिरता आती है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आना शुरू होती है शरीर ढलान की तरफ आने लगता है, यानी कि जो शरीर की वृद्धि होती रहती है वो रुक जाती है और शरीर धीरे धीरे घटने लगता है, यानी उसके शरीर का भार, उसकी मजबूत मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, तो ढलान की तरफ आने लगता है। तो शरीर का पहले तो वृद्धि होती है, फिर धीरे धीरे ढलान की तरफ आती है। उसके साथ साथ वृद्धि में केवल शारीरिक वृद्धि शामिल होती है, इसके अंदर विकास का कोई और पहलू शामिल नहीं होता है। जैसे वृद्धि में क्या होता है कि कोई बच्चा है, ये देखिए शैशवावस्था में है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके शरीर में वृद्धि हुई, उसके साइज में, उसके आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में सब वृद्धि हुई। बाल्यावस्था में जाते जाते धीरे धीरे वो एक संपूर्ण व्यक्ति का रूप धारण करने लगता है। किशोरावस्था में वह एक मैच्योर आदमी बनने लगता है। तो उसका विकास जो है, वृद्धि जो है, एक क्रम में मात्रात्मक रूप से बढ़ती रहती है। वहीं जब बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, इसके अंतर्गत कई पहलू आ जाते हैं। वृद्धि जैसे विकास है ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। जैसे मात्रात्मक में किसी का जैसे वृद्धि हो रहा है, शरीर का भार बढ़ रहा है, वो तो मात्रात्मक में हो गया। लेकिन किसी का सामाजिक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, या फिर सामाजिक विकास हो रहा है, इसको आप डेली नाप नहीं सकते हैं, माप तौल इसका नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह गुणात्मक विकास होता है। विकास जो है, जहाँ वृद्धि केवल निश्चित समय तक होती है, वहीं विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, विकास में सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दौर में भी है, जैसे आजकल में वो मरने वाला है, फिर भी उसको अगर कोई सूचना दी जाती है तो उसको स्मरण करता है, अगर उसको उसकी समझ होती है, यानी कि वह अभी भी कुछ न कुछ सीख रहा है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। इसका मतलब है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास के अंतर्गत जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सभी पहलू शामिल हो जाते हैं। तो वृद्धि और विकास में बहुत अंतर होता है। वृद्धि एक सीमित होती है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। आगे देखते हैं परिपक्वता। वृद्धि के बाद विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता है। परिपक्वता को प्राप्त करने का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे सबसे पहले परिवर्तन होगा, उसके बाद अधिगम होगा, फिर विकास होगा, फिर परिपक्वता होगी। यह क्रम, इसी क्रम में हमेशा परिपक्वता होती है। कई बार परीक्षाओं में यह क्रम पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों ऐसा होता है। जैसे कोई बालक है, उसको क्रिकेटर बनना है, तो अभी तक क्या था, बालक आराम से 7 बजे सोकर उठता था, खाना पीना खाता था, इधर उधर खेलता था, फिर पढ़ने जाता था, ये सब उसका डेली रूटीन था। लेकिन अब उसको क्या है, क्रिकेटर बनना है, तो सबसे पहले वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा। परिवर्तन ऐसा होगा कि अब कल से वो 5 बजे सुबह सोकर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट के स्किल को सीखना है, उसे प्रैक्टिस पे जाना है।
तो सबसे पहला परिवर्तन उसके अंदर आएगा, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा कि उसे सुबह उठना है और प्रैक्टिस के लिए जाना है। अब वो जब उठकर गया ग्राउंड पे, वहाँ उसके कोच होंगे, उसको कुछ न कुछ सिखाएंगे डेली, उसको अधिगम होगा कि कौन सी गेंद पर किधर शॉट मारना है, किस गेंद को छोड़ना है, किस गेंद पर बड़े शॉट मारना है। मतलब उसको जो है बैटिंग का स्किल या फिर बॉलिंग का स्किल उसको सिखाएंगे, उसका अधिगम होगा। धीरे धीरे उसके मसल में उसका विकास होगा, और धीरे धीरे सभी स्किल में जो है सीखता जाएगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। वो ऑन द स्पॉट वो डिसाइड कर सकता है कि 150 की स्पीड से आने वाली बॉल को भी वो डिसाइड कर लेता है कि एक पल में किधर मारना है। ये उसका विकास हो गया। आगे चलकर वही व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, एक मैच्योर क्रिकेटर बन जाता है। तो परिपक्वता का यही क्रम होता है। सबसे पहले उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, फिर उस चीज़ को सीखा, अधिगम किया, फिर उसका विकास किया, अंत में जाकर वह परिपक्व हो जाता है। अगर इसको ऐसे समझें कि परिवर्तन से कैसे अधिगम होता है, अधिगम से कैसे विकास होता है, विकास से कैसे परिपक्वता होती है, तो इसके संबंध में इन परिभाषाओं को देखना होगा। जैसे परिवर्तन के संबंध में गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि व्यवहार के कारण जो व्यवहार में आपके परिवर्तन आता है वही अधिगम होता है। यानी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि परिवर्तन जो है अधिगम होता है। अब अधिगम की बात आती है तो यहाँ आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना को हम अधिगम भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया है। फिर यहाँ वही बात आ गई कि अधिगम के बाद आता है विकास, यानी अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया है। तो विकास के बाद आते हैं, विकास के संबंध में आते हैं हरलॉक। हरलॉक कहते हैं विकास परिपक्वता की दिशा में होता है। यानी जो विकास होता है आगे चलकर धीरे धीरे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है, वो परिपक्वता की तरफ जाता है। तो विकास से परिपक्वता हो गई, एक क्रम जो है बना रहता है, इसी क्रम में परिपक्वता आती है। परिपक्वता के संबंध में बताया है गैसल ने, इनका परिपक्वता का नियम है, आगे देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आता है विकास के आयाम क्या क्या हैं, विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं, यानी विकास के एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके बारे में देखेंगे। विकास के मुख्यतः 5 पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। तो हम एक एक पहलुओं को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को हम फिजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, और इसे मोटर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसे मोटर डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है, अभी हम इसको समझेंगे। कोशिकीय वृद्धि के कारण शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है, जिसे अवृद्धि कहा जाता है। यानी शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि होती है, बालक शैशवावस्था में होता है तो उसके शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, सेल का डिवीजन होना शुरू होता है। धीरे धीरे जो है कोशिका के सभी अंग, यानी हमारे जो शरीर के सभी अंग हैं, उनमें परिवर्तन आना शुरू होता है और वो मैच्योर होने लगते हैं। उसके बाद होता है कि बालक चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है। ये सभी जो है शारीरिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। जब भी बालक अपनी शारीरिक क्रियाएं प्रारंभ कर देता है तो उसे ही कहते हैं उसका क्रियात्मक विकास, यानी मोटर डेवलपमेंट। यानी कि शरीर के सभी अंगों के विकास के साथ साथ जो उसका फिजिकल क्रिएटिव होता है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट होता है, जो उसका क्रियात्मक विकास होता है, शरीर के सभी अंगों का संचालन होता है, वो होने लगता है, उसे कहते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी क्रियात्मक विकास। तो शारीरिक विकास क्रियात्मक विकास ही होता है। इसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान मतलब होता है कि जैसे ज्ञान कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सूचना हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। किसी भी सूचना से अगर आप कोई भी नई जानकारी प्राप्त हो रही है, यानी कि उसका आपको ज्ञान हो रहा है, उसका आप संज्ञान हो रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास को ही कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको अगर आप अंग्रेजी में भी शब्द को ध्यान में रखेंगे तो जो इंग्लिश का पेडागॉजी पूछा जाता है उसमें आपको बहुत ही सहायता करेगा। तो संज्ञानात्मक का विकास का जो संबंध होता है, इसका पूरा संबंध होता है मानसिक क्रिया से। मानसिक क्रिया मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई सोचने, बोलने, समझने की शक्ति के साथ साथ जैसे तर्क करना, चिंतन करना, स्मरण करना, विस्मरण करना, ये सभी क्रियाएं जो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत की जाती हैं, उनका संबंध मानसिक से होता है। अपने मन से ही व्यक्ति कोई चीज़ सोचता है, कोई चीज़ बोलता है, कोई किसी भी टॉपिक पर तर्क करता है, किसी भी समस्या पर चिंतन करता है, किसी भी चीज़ का स्मरण करता है। ये सभी जो है मानसिक गतिविधियाँ होती हैं, मानसिक क्रियाएँ होती हैं।
इसलिए संज्ञानात्मक विकास का सीधा संबंध होता है मानसिक विकास से। अब इसमें देखिए, जैसे शारीरिक विकास के साथ साथ किस प्रकार मानसिक विकास हो रहा है। जैसे बालक छोटा रहता है उसका मानसिक विकास कम रहता है, जैसे जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन होता जाता है तो उसके शरीर के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी उसी क्रम में होता जाता है। बालक छोटा रहता है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो बड़े से बड़े चीज़ों को समझने लगता है, उस पर तर्क करने लगता है, उस पर चिंतन करने लगता है, यानी उसके अंदर एक संज्ञानात्मक जाल बन जाता है। तो इसका विभिन्न अवस्थाओं में उसका मानसिक विकास आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसके बाद आता है सामाजिक विकास, जिसे कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। बालक जन्म के समय उदासीन होता है, यानी किसी भी बालक का जन्म हुआ है तो उसे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। वह शून्य की अवस्था में होता है, वह उदासीन होता है जिसे हम कह सकते हैं, यानी उसे अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे वो समाज में पलता बढ़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वह अपने आसपास जो चीज़ें होती रहती हैं उसको सीखता है। जैसे वो अपने परिवार में है तो परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसा व्यवहार परिवार के सदस्य का होगा वैसा ही व्यवहार वो भी सीखेगा। अगर परिवार में सब लोग हंसी खुशी रहते हैं, पढ़ाई का माहौल रहता है, तो बच्चा पढ़ने वाला होगा, हंसी खुशी वाला होगा, उसका विकास अच्छा होगा। घर में खिलाड़ी हैं तो बच्चा भी खेलने में रुचि दिखाएगा। मतलब जैसा उसका वातावरण होगा, जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा, वह भी वैसा ही सीखेगा। अगर चोरों के बीच में बच्चा रह रहा है तो आगे चल के चोरी ही करेगा। पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच में है तो आगे चल के पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगा। तो जैसा उसका समाज होगा वैसा ही उसका विकास होगा। बालक जो होता है वो जन्म के समय तो उदासीन होता है, लेकिन उसके अंदर एक संबंध प्रेरक पाया जाता है। संबंध प्रेरक का मतलब होता है ये वही प्रेरक है जो बालक को उसके समाज से जोड़ता है, उसके समाज से क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। वह बालक उस समाज से क्रिया कर यानी इंटरेक्शन करके अपना सामाजिक विकास करता है। तो मनुष्य में जो संबंध प्रेरक पाया जाता है, जिसके कारण बालक जिस समाज में रहता है उस समाज के सामाजिक मानदंडों को अपनाता है और उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। समाज की जैसी अपेक्षा रहती है कि हमारा जो बालक होगा हमारी संस्कृति को अपनाएगा, जैसा हमारा समाज है हमारे समाज के अनुरूप जो है व्यवहार करेगा। तो बालक के अंदर जो समाज ये संबंध प्रेरक पाया जाता है वो बालक को प्रेरित करता है, अपने समाज को देखकर बालक सीखता है और समाज के मानदंडों के अनुसार ही अपना व्यवहार करता है, सामाजिक मानदंडों को अपनाता है, उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करता है। इसके बाद आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है। जैसे किसी की खुशी में आपको खुशी हो रही है, कोई खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी मिल रही है, वो आपका एक संवेगात्मक विकास है, वो आपका इमोशनल है, जिसे कहते हैं वो आपका इमोशन है। किसी को दुख में देखकर आपको भी दुख हो रही है, आपको भी पीड़ा हो रहा है, तो वो आपका इमोशन है, यानी वो आपका संवेग है। आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जो है दौड़ कर सोचते हैं कि किस प्रकार उस व्यक्ति को बचा लिया जाए, तो वो आपका इमोशन होता है, वो आपका संवेग होता है। इसमें वुडवर्थ की परिभाषा है, संवेग व्यक्ति की गति अथवा आवेश में आने की स्थिति है। यह परिभाषा एक लाइन में सब कुछ बता देती है कि संवेग व्यक्ति के गति या फिर आवेश में आने की स्थिति है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि अचानक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो रोड के किनारे व्यक्ति पड़ा है, आपके अंदर संवेग आएगा, आपके अंदर वो इमोशन आएगा, आप उसकी मदद करना चाहेंगे, वही आपका संवेग होता है। आपका संवेग ही आपको गति मिलाता है, आप आवेश में आएंगे और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने का प्रयास करेंगे, आप उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। वही होता है आपका इमोशन, वही होता है आपका संवेग। अब जैसे इमोशन शब्द की बात कर ली जाए तो इमोशन शब्द जो है लैटिन भाषा के इमोवेट से आया है, यानी इमोशन शब्द जो है लैटिन भाषा के इमोवेट का अंग्रेजी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है गति अथवा आवेग में आने की स्थिति या फिर उत्तेजना। अब यहाँ पे देखेंगे एक लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है, विचारों एवं भावनाओं का बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है। इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इसको आगे हम और डिटेल में समझेंगे इस स्लाइड के बाद। अब आगे देखते हैं, बालक का प्रथम संवेग जो है उत्तेजना होता है, यह मानना है ब्रिजेज का। ब्रिजेज एक इंडियन मनोवैज्ञानिक है, भारत के मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना है कि बालक के अंदर जो पहला संवेग होता है वो उत्तेजना होता है। उत्तेजना का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा होगा, आप देखेंगे हमेशा वो अपना हाथ पैर
पटकता रहता है, वो हमेशा उठने का प्रयास करता रहता है, अगर बैठना जानता है तो डोलने का प्रयास करता है, यानी हमेशा वो किसी न किसी उत्तेजना में रहता ही है। तो ब्रिजेश का यह कहना था कि बालक के अंदर जन्म के समय से उसके अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। और ब्रिजेश ने बताया था कि एक व्यक्ति के अंदर कुल 10 प्रकार के संवेग होते हैं। अब समझिए कि संवेग यानी इमोशन क्या होता है। जैसे व्यक्ति के अंदर कोई विचार आया, जैसे किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया, तो आपके अंदर भी उसके प्रति कुछ विचार आएगा, आपके मन में उसके प्रति कुछ विचार आएगा। अगर उस विचार को आप अपने अंदर तक सीमित कर लेते हैं, बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं, तो वो क्या रहती है, वो आपकी भावना बन के रह जाती है। भावना उसे कहते हैं जो आपके मन में हो, आपके अंदर हो, लेकिन आप उसे बाहर न प्रकट करें, वो होती है आपकी भावना। लेकिन इसी भावना में आकर जब आप बाहर अपना क्रोध या फिर जो भी प्रकट करते हैं, आपको उस व्यक्ति ने कुछ भला बुरा कहा है, आप उसके लिए जो भी अपना बाहर प्रकट करते हैं वो होता है आपका संवेग। जैसे आप किसी ने आपको भला बुरा कहा है तो आप गुस्से में आ गए और बाहर अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, तो वो आपका संवेग होगा। और इसी संवेग के दौरान आप जो गतिविधि करेंगे वो आपकी मूल प्रवृत्ति होगी। जैसे किसी ने आपको गाली दिया तो आपके मन में विचार आया कि हाँ मैं भी इसको गाली दूं या मैं इसको मार दूं, मैं भी इसे मार दूं। तो अगर वो चीज़ आप अपने अंदर तक सीमित रख लेते हैं तो आपकी भावना हो जाती है। लेकिन जब आप उसी भावना को बाहर प्रकट कर देते हैं, आप भी उसे, आपके अंदर क्रोध आता है, आप क्रोध को बाहर प्रकट करते हैं, तो आपका संवेग होता है। वही संवेग की स्थिति में जब आप रिटर्न उसे या तो गाली दे देते हैं या तो फिर मार देते हैं, या फिर आप शांत रह जाते हैं, आप जो है कोई भी गतिविधि नहीं करते हैं, किसी और तरीके से प्रतिवार करते हैं, तो आपकी मूल प्रवृत्ति होगी। यही मूल प्रवृत्ति डिसाइड करती है कि आप कैसा प्रत्युत्तर करेंगे। जैसे उसने आपको गाली दिया है, आपने भी उसको गाली दे दिया, तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब कोई विचार आपके अंदर आया, आपने विचार को बाहर नहीं प्रकट किया, वो आपकी भावना हो गई। जब वही भावना आपके ऊपर हावी होती है, आप उसको बाहर प्रकट करते हैं, तो वो हो जाता है संवेग। और उसी संवेग के दौरान आप जो गतिविधि करते हैं वो आपकी होती है मूल प्रवृत्ति। तो अभी हमने देखा कि ब्रिजेश ने बताया कि उत्तेजना नामक संवेग बालक का प्रथम संवेग होता है, जो जन्म के समय उसके अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, और कुल 10 प्रकार के संवेग होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटसन ने बताया कि जो बालक के प्राथमिक संवेग होता है वो 3 होते हैं। वो एक होता है क्रोध, एक होता है भय और प्रेम। क्रोध, भय, प्रेम या फिर क्रोध, भय, स्नेह, ये 3 संवेग जो है बालक के अंदर जन्म से मौजूद होते हैं, ऐसा कहना है वाटसन का। सबसे पहले इसमें भी अगर पूछे तो ये होता है भय। बालक के अंदर सबसे पहले भय आता है। भय कुछ इस कदर आता है, कोई छोटा बच्चा है, आप उसको खिला रहे हैं, अचानक वो बच्चा जैसे गिर जाता है तो उसके अंदर भय आ जाता है। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, आगे जाता है, तो उसके अंदर क्रोध आता है। क्रोध का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ उसे मांग रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर क्रोध आता है। फिर क्रोध के बाद धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम आता है, अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम आना प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रिजेश ने बताया कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है। वाटसन ने बताया कि क्रोध, भय और प्रेम होता है। इसके बाद आते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। एक वो होता है जिसे उसे दुख की प्राप्ति होती है, और एक होता है जिसे उसे सुख की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति को दुख की प्राप्ति हो रही है तो उसके अंदर युयुत्सा नामक संवेग पाया जाएगा। युयुत्सा नामक संवेग के दौरान उसे दुख की प्राप्ति होगी और वो मृत्यु की तरफ जाना चाहेगा, यानी वह जीना नहीं चाहता है। और वो जैसे दूसरा संवेग होता है जिजीविका। जिजीविका में व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है और वो और अधिक तक जीवित रहना चाहता है और उस सुख का आनंद लेना चाहता है। और इन सब के बाद आते हैं मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, या फिर इसे कह सकते हैं संवेगात्मक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है, यानी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और 14 प्रकार के संवेग के बारे में बताया है। और एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप ऐसे याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि बालक के अंदर 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। कोई भी बालक होता है 2 वर्ष तक उसके अंदर जितने भी संवेग पाए जाते हैं, अगर मैकडूगल की माने तो 14 प्रकार के संवेग हैं, 14 हो, अगर ब्रिजेश की माने तो 10 प्रकार के संवेग हैं, तो वो 10 बालक के अंदर 2 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं। यानी 2 वर्ष के बालक के अंदर सभी प्रकार के संवेग मौजूद होते हैं।
इसके बाद आता है पांचवा नैतिक विकास। नैतिक विकास होता है मोरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। नैतिक विकास के दो सिद्धांत हैं, एक दिया जीन पियाजे ने और एक दिया कोहलबर्ग ने। आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए जानते हैं कि नैतिक विकास की शुरुआत कोहलबर्ग के अनुसार जो बालक के अंदर नैतिक विकास की शुरुआत होती है वो 3 वर्ष से प्रारंभ होती है। यानी एक 3 वर्ष का बालक होता है, जब 3 वर्ष का पूरा हो जाता है उसके बाद उसके अंदर नैतिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। वहीं पे पियाजे कहते हैं कि बालक जब 4 वर्ष का पूर्ण हो जाता है उसके बाद उसके अंदर नैतिक विकास प्रारंभ होता है। यानी एक 3 वर्ष का बच्चा या फिर 4 वर्ष का बच्चा है उसके अंदर नैतिक विकास प्रारंभ होगा। जैसे परिवार के सदस्य उसको सिखाएंगे कि बड़े हैं उनको प्रणाम करो, जाकर उनका पैर छुओ, बड़े से आप कहकर बात करो। तो ये जो उनको नैतिकता सिखाई जाती है वो 3 वर्ष और 4 वर्ष के दौरान सिखाई जाती है। बालक के अंदर जो पूर्ण नैतिक विकास का होता है वो किशोरावस्था तक होता है। किशोरावस्था यानी कि लगभग 15 से 18 वर्ष तक जाते जाते बालक के अंदर संपूर्ण नैतिक विकास हो जाता है। उसको पता होता है किस जगह कैसा आचरण करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, ये सब एक किशोर को पता होता है। तो यहाँ पर जितने भी विकास के आयाम थे, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, ये सभी विकास हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि विकास के नियम कौन कौन से हैं, यानी कि रूल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होता है। जो विकास होते हैं उसके कई नियम हैं, हम एक एक नियम को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। विकास के कई नियम होते हैं, जैसे पहला देख लें निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम बताता है, यानी जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, ये बताता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसे कहते हैं निरंतरता का नियम। दूसरा है समान प्रतिमान का नियम, यानी यूनिफॉर्म पैटर्न डेवलपमेंट। समान प्रतिमान का नियम कहता है कि जैसे आदमी है तो आदमी का जो बच्चा होगा वो उसी के अनुसार होगा, जैसा आदमी है वैसा ही बच्चा भी होता है। यानी इंसान के इंसान ही होते हैं। अगर बंदर है तो बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। ये समान प्रतिमान है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक जीवधारी है, उसका जो बच्चा होगा वो उसी के जात का होगा, यानी उसी के तरीके से होगा। ये होता है समान प्रतिमान का नियम। उसके बाद आता है तीसरा नियम होता है निश्चित क्रम का नियम। निश्चित क्रम का नियम बताता है कि विकास का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है। उसके बाद तीसरा नियम आता है निश्चित क्रम का नियम। निश्चित क्रम का नियम बताता है कि विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। सबसे पहले शैशवावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर किशोरावस्था होगी, फिर प्रौढ़ावस्था होगी। इस क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे अगर बालक जैसे भाषा सीख रहा है, सबसे पहले उसके अंदर लिसनिंग होगा, यानी सुनने की कला विकसित होगी, फिर बोलना विकसित होगा, फिर लिखना विकसित होगा, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये विकास का जो क्रम है ये निश्चित होता है। उसके बाद आता है चौथा नियम दिशा का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 2 नियम आते हैं। पहला सिर से पैर की ओर नियम, जिसे कहते हैं सिफेलोकॉर्डल नियम, या फिर इसे कुप्पुस्वामी और गैसेल ने कहा है मस्तकाधोमुखी विकास का नियम। यानी इसमें मस्तक से लेकर पैर की तरफ विकास होता है, सिर से पैर की ओर, यानी सिर से विकास पैर की तरफ आता है। इसको आगे भी हम डिस्क्राइब करेंगे। और दूसरा जो है केंद्र से परिधि की ओर विकास का नियम। केंद्र से परिधि की ओर विकास कहता है कि विकास हमेशा केंद्र से लेकर बाहर की तरफ होता है। इसको हम अभी आगे देखते हैं। और जो छठवां नियम है क्रमिक विकास का नियम। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि प्रत्येक अगली अवस्था में होने वाला विकास सुनिश्चित रूप से पीछे की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है। यानी प्रत्येक अगली अवस्था में जो विकास होने वाला है, जैसे कोई भी बालक अभी बाल्यावस्था में है, उसका बाल्यावस्था का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका शैशवावस्था किस तरीके से बीता है, या फिर उसके शैशवावस्था का विकास किस तरीके से हुआ है। अगर शैशवावस्था का विकास अच्छा हुआ होगा तो बाल्यावस्था का विकास भी अच्छा होगा और आगे किशोरावस्था का विकास भी अच्छा होगा। अगर बाल्यावस्था का विकास अच्छा नहीं होता है तो किशोरावस्था का विकास भी अच्छा नहीं होगा। यह कहता है क्रमिक विकास का नियम। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिर से पैर की ओर विकास का नियम क्या कहता है, यानी जो सिफेलोकॉर्डल नियम है वो क्या कहता है। ये नियम कहता है कि बालक का सबसे पहले सिर का विकास होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसको आप देखेंगे उसके शरीर में उसका लगभग
30 से 40% भाग जो होता है वो सिर होता है। उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है और उसके बाद उसके पैरों का विकास होता है। यानी जो विकास का क्रम होगा वो सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। वहीं पे जो केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत है, यह कहता है कि बालक का जो विकास होगा वो केंद्र से लेकर, यानी उसके पहले धड़ का विकास होगा इन सब का, उसके बाद जो परिधि की ओर, यानी उसके बाद उसके कंधे का विकास होगा, फिर उसके हाथों का विकास होगा, फिर कलाइयों का विकास होगा, उसके बाद विकास उसकी उंगलियों तक जाता है। यानी कि केंद्र से लेकर परिधि की ओर विकास बढ़ता है। इसके बाद आता है विकास का 7वां नियम। ये कहता है विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी विकास की पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि कोई भी बच्चा जन्म होता है ये पहले से उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि वो पहले शैशवावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका पूर्वानुमेय होता है। कोई भी, या फिर ऐसे भी समझिए, कोई भी, जैसे एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कोई भी 3 से 4 वर्ष का बच्चा होता है तो उसी समय यह निर्धारित हो सकता है कि वह आगे चलकर क्या करने वाला है। जैसे जीन पियाजे ने कहा है कि एक 5 वर्ष का बालक, उसे जो बनना होता है भविष्य में, वो 5 वर्ष की अवस्था में ही वो बन जाता है। 5 वर्ष की अवस्था ये निर्धारित कर देती है कि वो आगे चल के चोर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि जो भी बनने वाला होता है 5 वर्ष की अवस्था में वो निर्धारित हो जाता है। इसके बाद आता है विकास का वर्तुलाकार या फिर चक्राकार नियम। यह नियम बताता है कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे होता रहता है। जैसे शैशवावस्था में शरीर का विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में विकास स्थिर हो जाता है, फिर किशोरावस्था में शारीरिक विकास तेज होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में विकास स्थिर हो जाता है। तो यह जो है एक चक्र के नुमा चलता रहता है, यानी वर्तुलाकार होता है विकास, सीधा नहीं होता है। इसके बाद आता है एकीकरण का नियम। एकीकरण का नियम कहता है कि बालक धीरे धीरे एक एक अंगों का संचालन अपने सीख लेता है और आगे चलकर सभी अंगों को एक साथ संचालित करते हुए किसी भी कार्य को करता है। जैसे बालक पहले चलना सीखता है, अपने पैरों को चलाना सीख लेता है, फिर हाथों से कुछ पकड़ना सीख लेता है। अब वो खड़े होकर चल रहा है और हाथों से कुछ पकड़ रहा है। अब अगर उसे कोई कार्य दिया जाए, कोई भी सामान दिया जाए, तो वो हाथों से उठाकर वो लेके जा सकता है। यानी उसके अपने एक एक अंगों पर कंट्रोल हो जाता है, फिर उन सभी को एक साथ वो एकीकरण करते हुए सबका इस्तेमाल कर लेता है। अगला नियम है असमानता का नियम। असमानता का नियम कहता है कि जरूरी नहीं है कि किसी एक ही माता पिता के सभी संतानें एक ही समान हों। एक ही माता पिता के आप देखते होंगे अलग अलग संतानें अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर आप देखेंगे आपके कोई और भाई हैं, 2 भाई 3 भाई हैं, तो आप देखेंगे कि आप में और उनमें बहुत अंतर होता है। यानी कि जो एक ही माता पिता होते हैं उनकी संतानों में अंतर होता है। यही कहता है असमानता का नियम। नियम है सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम। सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम कहता है कि विकास पहले सामान्य होता है, फिर धीरे धीरे विशिष्टता की ओर बढ़ता जाता है। इसके बाद आता है अवस्थाओं की प्रत्याशा। अवस्थाओं की प्रत्याशा का नियम कहता है कि प्रत्येक अवस्था की एक आशा होती है। जैसे शैशवावस्था में बालक है तो उसकी आशा होगी कि शैशवावस्था में उसका विकास कहाँ तक होगा, उसका शारीरिक विकास कहाँ तक होगा, उसका मानसिक विकास कहाँ तक होगा। उसके बाद बाल्यावस्था होगी। बाल्यावस्था का भी एक अपनी आशा होती है कि उसका शारीरिक विकास कहाँ तक जाएगा, वह कहाँ तक चीज़ों को सीखेगा, कहाँ तक उसका सामाजिक विकास होगा, कहाँ तक नैतिक विकास होगा। फिर किशोरावस्था आता है तो इसकी प्रत्येक अवस्था की अपनी एक आशा होती है, जिसे कहते हैं अवस्थाओं की प्रत्याशा। अगला नियम है अवस्थाओं की कठिनाइयाँ। प्रत्येक अवस्था की अपनी एक कठिनाई होती है, अपना एक खतरा होता है। जैसे शैशवावस्था में है तो बालक के जीवन का खतरा होता है। बाल्यावस्था में है तो उसके होमवर्क न करने पर मार पाने का डर होता है। किशोरावस्था में है तो उसे अपने भविष्य का डर होता है, भविष्य में वो क्या बनेगा। तो मतलब कि प्रत्येक अवस्था की अपनी एक कठिनाइयाँ होती हैं। अगला नियम है परिपक्वता का नियम, लॉ ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता का नियम कहता है कि बालक का विकास जैसे जैसे होता जाता है आगे चलकर वो एक परिपूर्ण या फिर परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। परिपक्वता का नियम दिया है अर्नोल्ड गैसल ने, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिए कि अर्नोल्ड गैसल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दिया था परिपक्वता का नियम। इन्होंने कहा है कि बालक की परिपक्वता उसके तंत्रिका तंत्र के विकास पर निर्भर करती है। यानी एक जो बालक होता है उसकी तंत्रिका तंत्र जिस प्रकार से विकसित होता है, यानी उसके जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उसका मस्तिष्क कैसे विकसित होता है, उसके सभी सेंसरी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड कैसे विकसित होता है, इन सब पर निर्भर करता है
कि उसकी परिपक्वता कैसी होगी। कोई भी बालक का शारीरिक विकास कितना भी हो जाए, अगर उसका तंत्रिका तंत्र यानी उसका मस्तिष्क ये सब काम नहीं कर रहा है तो उसका विकास संभव नहीं हो पाता है, वो परिपक्व नहीं हो पाता है। इसके संबंध में अर्नोल्ड गैसल ने कहा है कि भ्रूणावस्था में हृदय एवं मस्तिष्क जैसे केंद्रीय अंगों का विकास होता है, उसके बाद शरीर के अन्य अंगों का और अंत में पैर का विकास होता है। अर्नोल्ड गैसल भी यही बात कहते हैं कि भ्रूणावस्था में सबसे पहले व्यक्ति का मतलब जो बालक होता है उसके हृदय का, उसके बाद मस्तिष्क का, उसके बाद केंद्रीय अंगों का विकास होता है और सबसे अंत में जाकर पैरों का विकास होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे को, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ेंगे। इनकी कई शब्दावलियाँ हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं, उन शब्दावलियों को पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास की तमाम जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन चारों अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में, कल की पूरी क्लास समर्पित होगी जीन पियाजे को। कल की क्लास में हम जीन पियाजे को एक एक बिंदु को कवर कर लेंगे, उससे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रयास। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।